नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं सेठ रोहित कुमार पारिक और आज मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक उसका चैप्टर जो है हमारा 8वां कोशिका उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोशिका क्या होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप जिस विद्यालय भवन में पढ़ने जाते हो उस विद्यालय भवन का निर्माण ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि चीज़ों से होता है। उसी प्रकार जैसे हमारा जो शरीर होता है उसका निर्माण कोशिका द्वारा होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, रॉबर्ट हुक। उन्होंने सन 1665 में जो बोतल होती है उसकी कॉर्क, वो कॉर्क जो लकड़ी की होती है उसमें सबसे पहले उन्होंने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा मृत कोशिका को देखा। उन्होंने उस मृत कोशिका को क्या नाम दिया था? सेल्यूली। बाद में उसी नाम को कोशिका कहा गया। पर जो उन्होंने कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी। उसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सन 1674 में सबसे पहले बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, उसमें सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और उन्होंने उस कोशिका को कोशिका कहा। उसके बाद हम इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या है? सजीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। हम सब किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। जो प्राणी श्वसन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो सभी सजीव कहलाते हैं। और जो वे वस्तुएं, प्राणी जो मतलब श्वसन व वृद्धि नहीं करते, वो सब किस में आते कहलाते हैं? वो सब निर्जीव कहलाते हैं। तो सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यहाँ हमने दो टर्म का उपयोग किया है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना, जैसे कि हमारा शरीर की संरचना कैसी है, नाक कैसा है, कान कैसा है, आंखें कैसी है, ये सब किसके द्वारा डिसाइड होता है? कोशिका द्वारा। और सेकंड जो है क्रियात्मक। क्रियात्मक का अर्थ होता है कार्य। जैसे कि हमारे शरीर में अनेक उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, जैसे कि श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है। वो सभी जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? कोशिका द्वारा। तो क्या परिभाषा हुई? सजीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब हम इनकी संख्या जानते हैं। जैसा कि मैंने क्या बोला कि हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती है, तो इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। हमारे शरीर में खरबों अरबों अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सेकंड है इनकी आकृति। आकृति के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आकृति जो इनकी होती है वो गोल होती है, चक्राकार होती है और तर्करूपी। ऐसी तर्करूपी होती है जो नाव के समान दिखाई देती है। जो ये गोलाकार कोशिकाएं होती है, ये जो हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं पाई जाती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। सेकंड जो मैंने बोला चपटा। चपटा आपने देखा होगा कि प्याज की झिल्ली होती है। प्याज की जो झिल्ली होती है उसके आपके ये 8वीं की कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है इसमें भी आपको ये चित्र दिखाई दिया होगा, जिसमें यह प्याज की झिल्ली का चित्र बना रखा है। और थर्ड जो है तर्करूपी। तर्करूपी जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है, जो मसल्स होती है हाथ में, पाँव में, उस सब में कोशिकाएं होती है, यह तर्करूपी कोशिकाएं होती है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक परिभाषा और खोज के बारे में जान लिया है। अब हम इसकी संख्या के बारे में जानते हैं। इसकी संख्या, जैसे कि जिस जीव में एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिका कहते हैं, यूनिसेल्युलर कहते हैं। और जिस जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होती है उसे हम बहुकोशिक कहते हैं। एक कोशिका का उदाहरण है जैसे कि अमीबा। अमीबा एक ऐसा प्रकार का जीव है जिसमें एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका द्वारा ही उसके साथ सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उसका जो उसके जो पादप होते हैं ना, जैसे यह है अमीबा। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, वो हर प्रकार अपनी आकृति को चेंज कर सकता है। उसी प्रकार हमारे जो शरीर में जो WBC होती है उन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं जो कहते हैं, उनका आकार भी निश्चित होता है, वो भी अपनी आकृति बदलती रहती है। और बहुकोशिक जीव जैसे कि हम मनुष्य, हम कैसे हैं? बहुकोशिक जीव हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। जैसे हमारी श्वसन में अलग कोशिकाएं काम आती है, पाचन में अलग कोशिकाएं काम आती है। सेकंड है इसकी आकृति। आकृति जी मैंने आपको बताया कि अमीबा ऐसा है जिसमें आकृति चेंज होती रहती है, उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। और इसकी आकृति के बारे में जाने तो हम पहले देखा था कि इसके गोलाकार आकृति होती है, तर्करूपी होती है और चपटी होती है। और थर्ड है इसकी साइज। साइज जो होती है उसकी साइज जो होती है वो 10 लाख 1 मीटर
1 मीटर जो होता है, 1 मीटर का 10 लाखवें भाग, 10 लाखवें भाग के बराबर होती है। मतलब इतना सूक्ष्म होता है कि इसे हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। नग्न का मतलब हम बिना सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम कोशिका को नहीं देख सकते। एक ऐसी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, उसको ही हम न खुली आंखों से देख सकते हैं। बाकी हम किसी भी कोशिका को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब लगभग ये होता है। तो 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर इसकी आकृति साइज होती है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सबसे छोटी शेप जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है, जिसमें सबसे छोटी कोशिका होती है। इसको हम मतलब इससे भी और छोटी होती है ये। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। ये है, मैंने एक नॉर्मल कोशिका बनाई है। इसमें मैंने डिफाइन नहीं किया कि ये पादप है या जंतु कोशिका है। ये मैंने एक नॉर्मल कोशिका बनाई आपको समझाने के लिए। तो इसके जो सबसे बाहर जो है, ये मैंने एक लेयर बनाई है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो ओनली फॉर पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होती है। जो ये कोशिका भित्ति होती है, ये आपके सेलुलोज की बनी हुई होती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये जो हम पादप की जो कोशिकाएं होती है उसके बाहरी आगाते होती है, जैसे उनकी सुरक्षा करती है। और नेक्स्ट जो है कोशिका झिल्ली, इसके अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो शरीर कोशिका को संरचना प्रदान करती है कि उसकी कोशिका की संरचना कैसी होगी, गोल होगी, चपटी होगी, कैसी होगी। और इन दोनों और जो ये बीच में मैंने केंद्र बना रखा है, इनके मध्य जो ये फ्लूइड भरा रहता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये सब जो पाए जाते हैं इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये एक जेली समान पदार्थ होता है। और इसके मध्य में जो पाया जाता है इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने सबसे पहले केंद्रक की खोज की। और अगर हम इस केंद्रक को अगर सघन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें, तो हमें इसके अंदर एक ये गोल संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। और इसके साथ ही इसमें गुणसूत्र, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं दागिनुमा संरचना, इनको हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। इंग्लिश में इसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इन पे जो छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। जीन का मतलब होता है, जैसे कि ये आपको पता होगा कि आपकी जो शकल सूरत होती है वो आपके मम्मी पापा से मिलती जुलती है। जैसे कि आपके पापा की आंखें बुरी हैं तो आपकी भी आंखें बुरी हो सकती है। ये जो संभव होता है, ये सब इन जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये जीन ही होते हैं जो जनक के द्वारा अपनी संतति में जाते हैं और अपने जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं, ये बनाने का मैंने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसपे डबल लेयर होती है। कोशिका में ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसपे डबल लेयर पाई जाती है, जो मतलब 2 झिल्ली युक्त होता है। इसके अंदर ही एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर। क्या कहा जाता है? बिजली घर। क्योंकि ये क्या करता है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, बिजली घर और ऊर्जा ग्रह, ये तीनों कहा जाता है। नेक्स्ट है ये लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है? यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इस कोशिका में जो भी ऐसी चीज़ें जो नष्ट होने वाली है, जिसको कोशिका को अब जरूरत नहीं है, उन सबको क्या करते हैं? ये अपने अंदर ले लेते हैं और उसको गला देते हैं। इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। कभी कभी क्या होता है कि जो लाइसोसोम होते हैं, ये खुद स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब स्वयं को ही भक्षक कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली, सुसाइड थैली कहा जाता है। नेक्स्ट ये मैंने बनाई है रिक्तिका। ये जो रिक्तिका होती है, इसे वैक्यूअल रसदानी कहते हैं, जिसमें भोजन का संग्रहण होता है। यह ओनली फॉर पादप कोशिका में ही पाई जाती है, ये आपको जंतु कोशिका में न के बराबर पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया?
तो अब हम जानते हैं कि कोशिका जो होती है वो उसके कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिका के 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है आदिम और प्रारंभिक, जो कि ये प्रारंभिक कोशिका होती है जिसमें केंद्रक जो होता है वो सुसंगठित नहीं होता है। मतलब जो केंद्रक होता है उसके बाहर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती है। केंद्रक के अंदर का जो भी पदार्थ होता है वो सब बाहर बिखरा हुआ रहता है, ज़्यादा कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक कोशिका के, वो है एक तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक में। और सेकंड जो होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का अर्थ होता है, यू का अर्थ होता है नया, नया मतलब जो नई कोशिका होती है। जैसे कि पादप और जो जंतु कोशिका होती है वो किस में आती है? वो यूकैरियोटिक में आती है, यूकैरियोटिक में आती है। जिसमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो सुसंगठित होता है और केंद्रक जो केंद्रक झिल्ली के अंदर परिबद्ध रहता है। अब हम यूकैरियोटिक को 2 टाइप में बांटते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आपके बुक में इन दोनों के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया गया है, तो मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा लेवल का हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ आपको 8वीं कक्षा का लेवल ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जैसा कि नाम से पता चल रहा है पादप कोशिका, पादप कोशिका वह जो पादपों में पाई जाती है, जैसे पेड़ पौधे हो गए उनमें क्या पाई जाती है? पादप कोशिका। और जंतु कोशिका जो जीव जानवर हो गए, हम मनुष्य हो गए, उन सब में क्या होती है? जंतु कोशिका होती है। अब इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस जान लेते हैं। पादप कोशिका जो होती है उसके बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया था संरचना, उसमें बताया था कि पादप कोशिका में ही सेल वॉल पाई जाती है और जंतु कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ मैंने प्लस और माइनस के दर्शाया गया है। प्लस का मतलब उसमें प्रेजेंट है और माइनस का मतलब उसमें एब्सेंट है। सेकंड क्या है? रिक्तिका। रिक्तिका होती है, रिक्तिका का अर्थ होता है रसदानी। रसदानी मतलब नाम से पता चल रहा है कि रसदानी मतलब उसमें भोजन का संग्रहण होता है। और हमें पता है कि पादप कोशिका में ही भोजन का संग्रहण आवश्यक होता है, तो रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है और उसकी आकृति बहुत बड़ी होने के कारण वो मध्य में पाई जाती है, जिस कारण इसका जो केंद्रक होता है पादप कोशिका में वो रिक्तिका के कारण साइड में परिधि की ओर स्थित होता है। और जो जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिका न के बराबर या तो अपसेंट होती है या फिर पाई जाती है तो भी बिल्कुल आकार में छोटी होती है। नेक्स्ट है हरित लवक। हरित लवक मतलब, हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक ऐसा एक वर्णक है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम मनुष्य जो होते हैं वो पौधों पर निर्भर होते हैं, उनसे हमारा भोजन प्राप्त हो जाता है, परंतु पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं वो कोशिका द्वारा बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण। उस क्रिया में जो आवश्यक वर्णक होता है उसे हम हरित लवक कहते हैं, जो पादप कोशिका में पाया जाता है। परंतु जंतु कोशिका में वो अपसेंट होता है क्योंकि हमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का अर्थ होता है कि एक कोशिका द्वारा 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना। इसका कदापि अर्थ ये नहीं है कि कोशिका का टूटना, इसका अर्थ यह है कि एक कोशिका द्वारा एक नई कोशिका का निर्माण होना। तो जो ये तारकाय होते हैं ना, ये तंतुओं का निर्माण करते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं कोशिका विभाजन के टाइम। इसमें पादप कोशिका में जो होते हैं वो तारकाय अनुपस्थित होते हैं, अपसेंट होते हैं, और जंतु कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। इसमें तारकाय का जो कार्य होता है पादप कोशिका में, वो इसके कोशिका द्रव्य में तंतु पाए जाते हैं, अलग से बनते हैं, वो इस तारकाय का कार्य करते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन तारकाय द्वारा संपन्न होता है। तो ये मेनली मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। जैसा कि मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी होगा, इतना काफ़ी इस क्लास में। और वैसे मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। अगर इसमें भी कुछ अगर आपको कम लग रहा हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है तो ज़रा इसको मुझे बहुत सारा प्यार देना और धन्यवाद।